हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रैश कोर्स। तो अब इस सेशन में हम मोशन इन वन डायमेंशन इन वन शॉट देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर की कहानी देखेंगे, थोड़ा फास्ट में देखने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन और इसी को कई सारे बुक में बेसिकली काइनेमेटिक्स से भी लिखा रहता है। तो काइनेमेटिक्स 1D भी आप इसको बोल सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट काइनेमेटिक्स 1D, वन डायमेंशनल मोशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल मोशन को एक ही डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे या पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ कंसिडर करेंगे, आइदर अलोंग एक्स या फिर अलोंग वाई, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसको कई बार मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन या काइनेमेटिक्स 1D बोलते हैं। अब इस चैप्टर में क्या क्या है एक एक करके सबसे पहले इस चैप्टर का कंटेंट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है हमारा मोशन पैरामीटर। मोशन पैरामीटर्स के बारे में हमें जानना है। ओके, दूसरा जो है उन सभी मोशन पैरामीटर का हमें ग्राफ पढ़ना है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस या ग्राफ ऑफ मोशन पैरामीटर। सो ग्राफ ऑफ मोशन पैरामीटर्स। ओके, तीसरा जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ग्राफ हो गया, मोशन इन पैरामीटर, इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा फिर आपका। सो थर्ड इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद फिर मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाएगा आपका। फोर्थ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएंगे। फिफ्थ में आ जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली इन वन डायमेंशन यहाँ पे। और लास्ट में कुछ शॉर्ट ट्रिक हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद रखने होंगे। तो ये सारे बेसिकली इस चैप्टर का कंटेंट है। इन सारे टॉपिक्स को हमको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मोशन इन पैरामीटर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मोशन इन पैरामीटर्स में क्या क्या मोशंस बेसिकली यहाँ पे है। ओके, तो ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सर। यस, मोशन पैरामीटर के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि मोशन पैरामीटर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। मोशन पैरामीटर्स, मोशन पैरामीटर में आपके पास टोटल 5 तरह के मोशन पैरामीटर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं सबसे पहला जो है आपका वो हो गया आपका डिस्टेंस। दूसरा जो पैरामीटर हो गया दैट इज डिस्प्लेसमेंट। So second parameter which we have that is displacement। तीसरा जो पैरामीटर है वो हो गया आपका स्पीड, और फोर्थ आपका हो गया वेलोसिटी। इन सबको मोशन पैरामीटर बेसिकली बोलते हैं। और लास्ट हो गया आपका क्या, एक्सीलरेशन। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कहानी स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यदि देखा जाए तो एक ही स्लाइड में बता सकते हैं हालांकि, बट अलग अलग थोड़ा सा बता रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। तो सबसे पहला है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हालांकि ये सब आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, बट फिर भी थोड़ा सा फास्ट में देख लेते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। तो इसका डेफिनेशन है इट इज लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, यानी जिस पाथ से हम मूव करेंगे उसका पूरा लेंथ लेना है, दैट इज आवर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की यदि बात हो तो यहाँ पे आ जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, लेंथ ऑफ द पाथ। मान लेते हैं आपको सिचुएशन कुछ ऐसा दिया कि बोला है कि एक पार्टिकल है और वो सर्कल में मूव किया। ओके, सो दिस इज अ सर्कल, पार्टिकल इस सर्कल में मूव किया। मान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, कोई एक इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फ्रॉम पॉइंट ए और फाइनली ये इस पॉइंट तक गया। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट इज बी। ओके, तो ए से बी गया, बट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इसका इधर था, ये इधर से ऐसे मूव करते करते ये बी तक गया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में। तो बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है,
तो इस तरह के केस में आपको ये रेडियस ऑफ द सर्कल जनरली दिया रहेगा. सो लेट्स कंसिडर द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर नाउ, दैट इज r. तो रेडियस हमें पता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यदि फाइंड करना है इस तरह के सिचुएशन में, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो पूरा सर्कल कवर करता तो 2 पाई r होता, बट पूरा सर्कल कवर नहीं कर रहा है. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर दो. सो दिस इज द फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में जस्ट हम सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं. तो आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि हमने सर्कल को बस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए. तो टोटल यदि रहता तो 2 पाई r होता. अच्छा, यदि आधा सर्कल होता 2 पाई r का आधा मतलब पाई r हो जाता, और आधा का आधा है मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल है. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा पाई r/2. फिर से बोल रहे हैं, टोटल रहता तो 2 पाई r, आधा रहे तो पाई r और उसका भी आधा है, यानी आधे सर्कल का आधा है तो पाई r/2 हो गया. इधर भी फिर से यहाँ तक पाई r/2. सो दिस इज ऑल्सो पाई r/2, और यहाँ से यहाँ तक भी पाई r/2. सो दिस इज ऑल्सो पाई r/2. तो टोटल डिस्टेंस जब निकालने की बात हो तो पाई r/2 और पाई r/2 ऐड हो जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये आ जाएगा कितना, 3 टाइम्स पाई r/2. सो 3 पाई r/2 डायरेक्ट लिख देते हैं. अब r वगैरह की वैल्यू दिया रहेगा तो ये आपका निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा हमें इनिशियल और फाइनल लोकेशन को ध्यान में रखना पड़ता है. तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, तो शॉर्टेस्ट लेंथ तो यही वाला लेंथ होगा. अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सर्कल ट्रायंगल में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये वाला डिस्टेंस आपको r पता है और यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस भी r है. तो ये r और ये r, तो ये पाइथागोरस ट्रायंगल से तो इजीली आप निकाल लेंगे. दिस विल बी √2r. सो √2r, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, √2r. तो डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें तो √2r हो गया. सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स r. तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे जा सकते हैं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा याद रखेंगे कि लेंथ ऑफ द पाथ को डिस्टेंस बोलते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट ये है कि ये नोट करके याद रखेंगे कि जितने भी डिस्टेंस है, ऑल द डिस्टेंस या ऑल द डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस, all the displacement are distance, but all the distance may not be displacement, ओके. और ये ऑब्वियस है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, बट जितने भी डिस्टेंस है उन सभी को डिस्प्लेसमेंट हम नहीं बोलेंगे, केवल उन्हीं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसका लेंथ क्या हो, सबसे छोटा हो. शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ वाला डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो वही हमने यहाँ पे पॉइंट आपको बेसिकली लिखे हुए हैं. ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है अब स्पीड और वेलोसिटी का. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड का. तो स्पीड जो है जनरली यहाँ पे 2 तरह के हैं. एक को बोलते हैं एवरेज स्पीड और दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, तो 2 तरह के स्पीड है सर. पहले को बोलते हैं एवरेज स्पीड. तो फर्स्ट वन इज नोन एज एवरेज स्पीड. ओके, और दूसरा जो स्पीड है दैट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड. दूसरा जो स्पीड है उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है. एवरेज का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम में स्पीड पूछा है, मतलब पहले कुछ दूर गया, फिर कुछ दूर गया, फिर कुछ दूर गया, तो बोला इंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड कितना था वो निकालो. तो एवरेज स्पीड जब भी बोला जाए तो इसका मतलब होता है स्पीड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. बट यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाए तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट में कितना स्पीड था. मान लो 11 o'clock पे कितना था,
या मान लो 11:30 बजे कितने थे, या 11:10 में कितने स्पीड थे, तो उस मोमेंट पे कितना स्पीड था उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये क्या है सर, दिस इज स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो ऐसे याद रखते हैं। अब यदि फॉर्मूले वाइज लिखा जाए तो एवरेज स्पीड को जनरली लिखते हैं वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम लिख लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस को मान लो s लिख देते हैं और डिवाइड बाय टोटल टाइम को t लिख देते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया। ओके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे यदि बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड का, यहाँ पे याद रखेंगे ये क्या है, दिस इज अ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ये है आपका टोटल टाइम, टोटल टाइम। सिंपल है बट फिर भी थोड़ा सा मेथड याद रखें। इंस्टेंटेनियस स्पीड का यदि बात किया जाए तो वी इंस्टेंटेनियस, कई सारे बुक में इसको डिफरेंशियल या लिमिट टाइम टेंडिंग टू जीरो, टाइम टेंडिंग टू जीरो का मतलब उस मोमेंट में कितना स्पीड है वो सब रहता है, बट आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो ds बाई dt। ओके, स्मॉल डिस्टेंस बाई स्मॉल टाइम दैट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होना चाहिए, बात यदि इंस्टेंटेनियस का हो रहा है। इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। उसी तरह से वेलोसिटी भी हमारे पास दो तरह के हैं सर। सो नाउ वी हैव वेलोसिटी, ये भी दो तरह के हैं, एक हो गया आपका इंस्टेंटेनियस और दूसरा हो गया एवरेज। सो फर्स्ट वन इज नॉन एज एवरेज वेलोसिटी। ओके, जहां डिस्टेंस था वहां पे केवल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और दूसरा जो है दैट इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, फॉर्मूले वगैरह तो सेम रहेंगे, केवल डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डेफिनेशन वगैरह लिखना हो तो वही रहेगा, वेलोसिटी एट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। चलो लिख देते हैं, वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है, एक रेंज ऑफ टाइम, एक मेजरेबल वैल्यू ऑफ टाइम में जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। बट इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी उस मोमेंट में कितना वेलोसिटी था, इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी था वो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे स्कूटी, कार, बाइक वगैरह में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, उसमें जैसे आप एक्सेलरेट करते हो तो उस मोमेंट में वो स्पीड दिखाता है, और रुक जाओगे तो स्पीड वो 0 दिखता है आपको। तो वो जो स्पीड दिखता है वो इंस्टेंटेनियस वाला है। ओके, फार्मूले की यदि बात करें तो फार्मूले वही रहेगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस बार हो जाएगा ये डेल्टा एस वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। बेसिकली ये वही है क्या, टोटल वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो दिस इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस बार डिस्प्लेसमेंट आ गया, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड अपॉन टोटल टाइम, सो टोटल टाइम। ये कहानी है। और यदि बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का तो इंस्टेंटेनियस यानी v इंस्टेंटेनियस जो है वेक्टर है वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय स्मॉल टाइम। तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इसको याद रखना पड़ेगा। अब ये सारे इक्वेशन वगैरह में कैसे दिया रहता है तो वो सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। हालांकि वेलोसिटी वगैरह भी वेरिएबल यानी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है। तो ये दो तरह का आपका वेलोसिटी पैरामीटर और स्पीड पैरामीटर हो गया। बात करते हैं एक्सेलरेशन का। सो नाउ वी हैव अनदर पैरामीटर एंड द फिफ्थ मोशन पैरामीटर दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन जो है ये भी दो तरह के हैं, एक हो गया आपका एवरेज और दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस। सो द फर्स्ट एक्सेलरेशन इज अ एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, और दूसरा जो आ गया आपका वो आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो ये दो तरह का एक्सेलरेशन है,
एक है एवरेज, दूसरा है इंस्टेंटेनियस। तो उसी तरह से आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इन अ रेंज ऑफ टाइम और इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा आपका, दैट इज ऑलवेज चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वेक्टर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चलेगा। ये हो गया। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यदि बात करें तो इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड अपॉन फाइनल टाइम माइनस ऑफ इनिशियल टाइम। क्योंकि टाइम इंटरवल ले रहे हैं इसलिए इस फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ रहा है। अब यदि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, सो ए इंस्टेंटेनियस को कई बार केवल ए से लिख देते हैं, एंड दैट इज अ स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी dv वेक्टर बाय dt। सो दैट्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये पूरा कहानी आ गया, बट इनको निकालने का तरीका क्या है, या एवरेज या इंस्टेंटेनियस, वो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो ये सारे मोशन पैरामीटर को यदि हम एक सीक्वेंस में प्लॉट करें तो रूल क्या है किसी भी पैरामीटर को निकालने का। यदि मान लो हमें बोल दिया कि बेसिकली वी आर गिवन द डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज। ओके, तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो मान लो आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है और क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, या फिर वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालना है, या वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वेलोसिटी यदि फाइंड आउट करना है तो हम हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt। और ऑब्वियसली ये इंस्टेंटेनियस की बात हो रहा है, इंस्टेंटेनियस है तभी तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं। या फिर मान लो वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन आपसे पूछा है तो भी क्या करना पड़ता है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा आपका dv बाई dt। तो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बट यदि बात हो उल्टा, यानी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो a इंटू डी टी उसको जस्ट मल्टीप्लाई करो और इसी को कर दो इंटीग्रेट, यही बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv। इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब v मिल जाएगा आपको। उसी तरह वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट यदि आपको निकालना हो तो इस बार v इंटू डी टी इसको इंटीग्रेट कर दो, v इंटू डी टी को, और ये जो इंटीग्रेशन मिलेगा यहीं से आपको मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो रूल आप देख रहे हो, दिस इज अ जो रूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये रूल क्या बोल रहा है कि एक चीज़ गिवन हो या दूसरा पैरामीटर निकालना हो तो उसके लिए ये रूल हो सकता है। ओके, तो ये रूल को हमें याद रखना पड़ेगा कि किधर से किधर जा रहे हैं। यदि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जा रहे हैं तो फिर डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ रहे हैं तो फिर इंटीग्रेशन। या ये सब बात हो गई इंस्टेंटेनियस का। ओके, जहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर या टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर के टर्म में दिया रहेगा। ओके, सिचुएशन एक देख लेते हैं। जहाँ मान लो आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी गिवन है और आपसे दो चीज़ें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में गिवन है if v is equal to suppose 2t plus 1, ये ऐसा एक पैरामीटर दे दिया है और बोला है and particle starts from origin से स्टार्ट हुआ तो आपसे बोल रहा है then find displacement and acceleration at t equal to 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है और साथ ही साथ 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी से हमें दो चीजें पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी से यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, पहले डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। ये सिचुएशन देख लो आप, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो इंटीग्रेट करके ही ये पहला सिचुएशन निकलेगा। तो चलिए फर्स्ट सिचुएशन पे फोकस करते हैं जहाँ पे आपको वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू गिवन है 2t + 1, ये गिवन है।
ओके, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को पहले लिख दोगे ds बाई dt। तो वेलोसिटी को लिख दिए ds बाई dt इक्वल टू इधर आ गया आपका 2t प्लस 1। अब ये dt को उधर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा ds इक्वल टू दिस इज 2t प्लस 1 और ये dt इधर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेट कर दिए। जब टाइम 0 है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन बोला है। तो स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन मतलब जब टाइम 0 है उस समय डिस्प्लेसमेंट 0। एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज s। अब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आ जाएगा 0 टू s, लिमिट पुट कर दिए। और इस साइड में यदि देखेंगे तो 2 का 2 रहेगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन t हो जाएगा तो 1 का हो जाएगा t। अब रेंज पुट कर देना है, कहाँ से 0 टू t, अपर माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 और 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ से। तो क्या बचा आपका केवल t स्क्वायर प्लस t और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट हमें कितने समय पे निकालना है, 2 सेकेंड पे। तो इसमें जाके टाइम 2 सेकेंड हम पुट कर देते हैं तो टाइम ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 मतलब 4 प्लस 2 6 मीटर। तो 6 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा चीज़ें हमें निकालना है अब एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी इज गिवन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें ये वाला रूल लगाना पड़ जाएगा। अब तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बार डिफरेंशिएट कर देना है। सिचुएशन बहुत ही सिंपल रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है, सो v इज गिवन टू अस दैट इज 2t प्लस ऑफ 1। इसको जस्ट डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो dv बाई dt और यही क्या बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 और यही क्या है एक्सेलरेशन। अब इसमें टाइम है ही नहीं तो टाइम कहाँ से पुट करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट आ गया इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। या बोलेंगे 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, टाइम के चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी सॉल्व और वी टेक द हेल्प ऑफ द मोशन पैरामीटर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड सिचुएशन, दैट्स नथिंग बट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ दिस मोशन पैरामीटर। तो इसका ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ बेसिकली हमें एक ही स्लाइड में आपको सारी ग्राफ बताएंगे ताकि आपको ये याद रखना आपके लिए इजी हो जाए। तो ग्राफ की जब भी बात आता है तो 3 तरह के जनरली ग्राफ होते हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिक ग्राफ की बात कर रहे हैं। सो बेसिक जो ग्राफ है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। ओके, सो दिस इज बेसिक ग्राफ। तो ग्राफ जो है यहाँ पे वो 3 तरह का बेसिक ग्राफ है आपका। पहला जो है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, दूसरा जो ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा जो ग्राफ है दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यानी 3 ग्राफ है यहाँ पे बेसिकली। पहला जो ग्राफ है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, दूसरा जो टाइप ऑफ ग्राफ है द सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ विच वी हैव दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, और तीसरा जो ग्राफ है दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो थर्ड विच वी हैव दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, अब ये तीनों तरह के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द सेकेंड वन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलो थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया बाउंड्री। चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहने का मतलब है एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रहेगा। सो दैट्स ग्राफ इज बेसिकली नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे यानी ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। On the x-axis we have time, on y-axis we'll have velocity, sorry displacement, तभी तो ये displacement time graph रहेगा। तो displacement time graph। दूसरा जो हो गया वो आपका हो गया velocity time graph, तो velocity time graph। ओके, और तीसरा जो ग्राफ है that is acceleration time graph, on the y-axis we'll have acceleration, on the x-axis we'll have time। तो ये हो गया आपका acceleration time graph। अब ऐसा नहीं है कि केवल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होता है, उसी तरह यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ भी होता है, बट हम अभी वेक्टर फॉर्म में आपको बता रहे हैं। सो रिमेंबर द डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, स्पीड वगैरह आएगा तो ग्राफ चेंज हो जाएगा। ओके, अब इस ग्राफ में हमें याद क्या रखना है,
तो याद ये रखना है कि जब भी बात हो रही हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो आपका एरिया या फिर जो वेलोसिटी होता है वो कुछ पैरामीटर्स को बताता है। यानी यहाँ पे दो चीज़ें हम ज़्यादा करके निकालते हैं, एक निकालते हैं स्लोप, एक निकालते हैं क्या, स्लोप। स्लोप यहाँ भी निकालेंगे, स्लोप यहाँ भी निकालेंगे और स्लोप यहाँ भी निकाल सकते हैं, ओके। और दूसरा इस ग्राफ में से निकाला जाता है एरिया। सो सेकंड पैरामीटर जो कि होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व और एरिया अंडर कर्व, ओके। जब बात हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो स्लोप जो है वो वेलोसिटी बताता है। स्लोप का मतलब जनरली होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यदि हम करेंगे यानी dy, y मतलब ds बाई डी टी, तो यहाँ पे स्लोप का मतलब आ जाएगा ds बाई डी टी, ओके। तो ds बाई डी टी स्लोप हो जाएगा, dy बाई डी एक्स को जनरली स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप जो देगा वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। सो दिस विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिमेंबर दैट। उसी तरह यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वहाँ पे हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो स्लोप मतलब dv बाई डी टी, यानी dy बाई डी एक्स का मतलब dv बाई डी टी हो जाएगा, जो कि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। और यदि बात करें स्लोप का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो dA बाई डी टी, ये हालांकि कुछ होता है, इसको इम्पल्सिव जर्क वगैरह भी बोलते हैं, बट अभी के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। सो वी नीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग ओवर हियर। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपसे नहीं पूछा जाएगा, ओके। अब दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज द एरिया। एरिया का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक ट्रायंगुलर ग्राफ दे दिया, बोला इसमें ये जो एरिया है ये क्या बताएगा। सो दिस एरिया विल गिव यू नथिंग, मतलब एरिया कुछ पैरामीटर बताएगा, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि है तो वहां पर एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, यानी एरिया यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता है, तो ये हमारा ब्लैंक है। बट यदि बात हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे मान लो ये दे दिया फिर से, तो ये जो एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ मतलब टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया है, दैट एरिया विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो एवरेज डिस्टेंस या एवरेज डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी और स्पीड, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ओके। सो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन है कैसे, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जब जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ओके, और रेक्टेंगल का मान लेते हैं ये यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे टाइम t है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ t है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ v है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, लेंथ इंटू विड्थ। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट होता है। सो दैट इज द मेन रीजन द एरिया इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। बात करें यदि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से जब हम एरिया निकालते हैं दैट इज विल गिव अस द एवरेज वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कई बार बोलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बोलो या चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे दो ब्लैंक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया नहीं पूछा जाएगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप नहीं पूछा जाएगा, बट बाकी के पैरामीटर आपको ईजी तरह से याद होने चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कर्व कैसा है, कर्व के नेचर के अकॉर्डिंग उसका बहुत सारा नाम रखा गया है, बट अभी ये हम क्रैश कोर्स के टाइप से पढ़ रहे हैं तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप बाकी का डिटेल वाला वीडियो जरूर देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ की प्रॉपर्टी के बारे में या ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो ये पूरा कहानी याद रखेंगे रिलेटेड टू द ग्राफ। अब ग्राफ से रिलेटेड मान लीजिए आपको क्वेश्चन कई बार इस तरह से दिया रहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे केस में एरिया का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, प्लस एरिया है या फिर माइनस एरिया है, ओके। अभी समझने के लिए आपको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं ताकि आप ये क्वेश्चन समझ जाएं। तो क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड ले लेते हैं या फिर 4 सेकेंड ले लेते हैं। सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू मान लेते हैं 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है और उसके अलावा हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट
इन 4 सेकेंड, और आपको अभी के लिए प्रोवाइडेड है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. सो वी आर गिवन इन द क्वेश्चन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कुछ इस तरह से आपको ग्राफ गिवन है. सो दिस इज द VT ग्राफ यू कैन कॉल इट. सो वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. और ग्राफ का जो नेचर हमें प्रोवाइडेड है दैट इज समथिंग लाइक दिस. ग्राफ जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है. सो लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली. ग्राफ इस तरह से आपको गिवन है. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन गोइंग टू दिस पॉइंट. ये ओरिजिन पे क्यों नहीं आ रहा? ओके, तो ये ग्राफ यहाँ तक है. उसके बाद फिर ये इस तरह से ग्राफ है, और मान लेते हैं ये नीचे आ गया, और सडनली यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट वी हैव लाइक दिस. इस तरह से जस्ट आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दिया रहेगा. फॉर नाउ आई एम टेकिंग अ सिंपल वन. तो इस तरह का आपको ग्राफ एक गिवन है. ओके, एंड द टाइम इंटरवल इज ऑल्सो मेंशन्ड. ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम 0 होगा. टिल दिस पॉइंट टाइम इज 2 सेकेंड. सो यहाँ पर टाइम आपका है 2 सेकेंड, और यहाँ पर ये हो गया 4 सेकेंड. तो क्वेश्चन में अभी आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड. 4 सेकेंड में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, दैट वी नीड टू फाइंड. एंड फॉर देम वी आर प्रोवाइडेड दिस टिप वैल्यू इन द ग्राफ. ये आपको दिया हुआ है, मान लीजिए +6 मीटर, एंड दिस विल बी -6 मीटर. मीटर ना होकर के मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी की बात हो रही. तो 6 मीटर पर सेकेंड, और नीचे में है -6 मीटर पर सेकेंड. और क्वेश्चन में अभी हमसे पूछा है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और क्वेश्चन में हमें अभी प्रोवाइडेड है VT ग्राफ. तो जब बात हो VT ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो VT ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट का मतलब एरिया होता है. एरिया फाइंड करेंगे, वही बताएगा हमें डिस्प्लेसमेंट. तो 4 सेकेंड तक पूरा एरिया फाइंड करना है. सो फर्स्ट दैट विल बी नथिंग बट दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एंड द सेकेंड वन दैट विल बी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. और टोटल एरिया को हम ऐड कर देंगे, वही निकल जाएगा हमारा क्या आंसर. अब यदि एरिया की बात करें तो ऊपर वाला ये जो एरिया है, इसको यदि हम निकालेंगे सेपरेटली, लेट्स कंसिडर दिस एरिया. यदि हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला, तो ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा. तो इस एरिया को मान लो A1 बोल रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ये वाला लेंथ जो कि 2 है, तो बेस इंटू हाइट की यदि बात करें तो हाइट ये हो जाएगा +6, और यहाँ से कैंसिल होके ये आ गया 6. और नीचे का एरिया की यदि बात करें, ये वाला एरिया दैट इज A2 एरिया, और ऑब्वियसली ये नीचे है तो माइनस लेना पड़ेगा. और माइनस कहाँ से आ रहा है वो आप देख भी सकते हो कि ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू विड्थ. तो 2 से लेकर 4 तक ये बन जाएगा लेंथ, जो कि हो जाएगा 2 आपका, और विड्थ हो जाएगा -6. तो 2 इंटू -6, वही माइनस यहाँ पे आ रहा है बेसिकली. तो दिस इज -12. अब टोटल यदि डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, बट विथ साइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो साइन के साथ हमें ऐड करना पड़ जाएगा इन दिस केस. सो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड यदि बोला जाए, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, A1 प्लस ऑफ A2, जो कि हो जाएगा आपका 6 माइनस ऑफ 12, यानी -6 मीटर. सो दैट्स द डिस्प्लेसमेंट इन द 4 सेकेंड. ओके, बट यदि मान लो क्वेश्चन में कहीं डिस्टेंस पूछ दिया होता, तो डिस्टेंस पूछा होता तो दोनों की मैग्नीट्यूड को केवल ऐड करते हैं, मतलब ये माइनस नहीं लेते. तो 12 और 6 ऐड होके 18 मीटर डिस्टेंस हो जाता. बट अभी के लिए डिस्टेंस नहीं पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड. t = 3 सेकेंड समवेयर ये यहाँ पे आएगा. दिस विल बी बिटवीन 2 और 4 सेकेंड. दिस इज द 3 सेकेंड. तो इस मोमेंट में कितना है एक्सेलरेशन, दैट वी नीड टू फाइंड. तो इस मोमेंट में ग्राफ यदि देखें तो ग्राफ जो है वो ये वाला है, ये वाला लाइन है. तो इस ग्राफ का यदि इस पॉइंट पे हम स्लोप निकाले, तो इस पॉइंट पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट इज दिस इज द टेंजेंट. अब ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो स्लोप इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ही VT ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है. यहाँ से आप देख सकते हैं स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन. तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एट 3 सेकेंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0. सो आप ऐसे लिख सकते हैं, एट t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे जो स्लोप है, द स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो थीटा 0, तो tan 0 यानी 0 आ जाएगा, और स्लोप ही बताता है एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड दैट विल कम आउट टू बी 0. तो इस तरह से ये सिचुएशन हो गया कि ग्राफिकल एनालिसिस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो ये पूरा कहानी हमने ग्राफ का देखा. नाउ विल मूव टू द इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है
दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में याद रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप जानते हो, जितने भी इक्वेशन, जैसे मान लो पहला इक्वेशन जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस ऑफ ए टी, ये है। दूसरा इक्वेशन जो आपके पास है दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन है दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक फोर्थ इक्वेशन है दैट इज sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। sn जो है ये बताता है डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। sn का मतलब होता है nth सेकेंड, जैसे 5वें सेकेंड, 10वें सेकेंड, 10 सेकेंड नहीं 10वें सेकेंड में, या 6th सेकेंड में, 7वां सेकेंड में, तो वो है nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा उसका ये फॉर्मूला है। ओके, बट ये सारी कहानी तभी वैलिड है, ओनली ऑल दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी ये सारा कहानी, ये सारा इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब 2, 4, 6 ऐसा कुछ वैल्यू है, बट यदि कहीं पे एक्सेलरेशन इक्वल टू आपको ऐसा दे दिया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 ऐसा कुछ दे दिया, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के चेंज होने से चेंज हो रहा है। इन दैट केस वी कैन नेवर अप्लाई दिस इक्वेशन, क्योंकि ये सारे इक्वेशन डिराइव भी किया गया है कंसिडरिंग द एक्सेलरेशन टू बी इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, यदि नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करना है, तो फिर वो जनरल मेथड आपको लगाना पड़ेगा जो कैलकुलस का मेथड हमने बताया। एक्सेलरेशन यदि वेरिएबल है, इन दैट केस यदि डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करें। वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, अगेन वी नीड टू डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट इनवर्स सिचुएशन। तो ये सारी कहानी तभी वैलिड है, याद रखेंगे, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अब यदि बात करें कि मोशन अंडर ग्रेविटी का, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में यही इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं अभी। सो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। सो लेट्स कंसीडर दिस इज आवर अर्थ। अर्थ के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट g। बट g ना लिख करके इसको -g लिखना पड़ता है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस एज्यूम करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस, हालांकि उल्टा भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए याद रखेंगे द डायरेक्शन विच वी टेक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी साइन कन्वेंशन जो है हमारा वो क्या है, ऊपर के डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। सो दैट इज द साइन कन्वेंशन विच वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ऊपर प्लस लेंगे और एनी पैरामीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात किया जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो नीचे ही जाता है, ऊपर तो नहीं जाता है, अपने आप छोड़ा ऊपर चला गया। ओके, तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमेशा नीचे होगा। तो इसीलिए ए की वैल्यू हमेशा -g सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। बट बाकी का पैरामीटर डिपेंड करता है कि किधर। यदि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है तो उसकी वेलोसिटी हम प्लस लेंगे, एक बॉल को यदि हम नीचे फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी को माइनस लेंगे। यदि बॉल ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा, और बॉल यदि नीचे आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, अदर पैरामीटर इज गोइंग अप और डाउन, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट विल ऑलवेज बी एज -g। तो जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन थे उन सभी इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा सा पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, जो पहले हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था दैट वाज समथिंग लाइक दिस, v इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा जो इक्वेशन था, सारे इक्वेशन को लिख रहे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो इक्वेशन आपके पास था दैट वाज v स्क्वायर इक्वल टू u square plus 2as, and the fourth equation which we had that is distance cover displacement in nth second that is u plus a by 2n minus of 1। अब इससे रिलेटेड यदि मोशन अंडर ग्रेविटी को लिखें, यानी ग्रेविटी के अंडर यही सारे इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होगा। v तो v ही रहेगा,
u के जगह पे u रहेगा। अब ये u और v प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। द साइन कन्वेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऊपर है वेलोसिटी तो प्लस लेंगे, नीचे है तो माइनस लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में माइनस जी होगा, तो माइनस जी टाइम के जगह पे t। उसी तरह दूसरे इक्वेशन को यदि लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल मोशन की बात हो तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हाइट के टर्म में लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका हाइट बन जाएगा इक्वल टू यू, उसके बाद टी, एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा तो इसलिए माइनस जी टी स्क्वायर हो गया। ओके, हालांकि ये सब अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ए इक्वल टू माइनस जी। ये वाला इक्वेशन आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह माइनस टू जी और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा हाइट, दैट इज एच। और लास्ट वाले इक्वेशन की ये बात करें तो हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड, ये हो जाएगा आपका u प्लस ऑफ a बाई टू था तो ये हो जाएगा a की वैल्यू माइनस जी बाई टू, 2n माइनस वन। सो दिस विल बी द हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितना हाइट कवर करेगा, दैट फॉर्मूला बेसिकली विल बी गिवन बाय दिस सिचुएशन। ये पूरा कहानी था रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इन सब को जानने के बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बचता है दैट इज नथिंग बट आवर रिलेटिव मोशन। मोशन ऑफ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हालांकि आपके लिए बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू, ये कितना होता है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशन यानी एक के रेस्पेक्ट में दूसरा का मोशन कैसा है। यदि आपको सिंपल सिचुएशन के टर्म में बोला जाए, सो लेट्स कंसिडर वी हैव अ हाईवे और हाईवे के ऊपर मान लो दो कार मूव कर रहे हैं। सो वी हैव द टू, मान लो ये आपका लैम्बो है, लैम्बोर्गिनी, और ये मूव कर रहा है। पहला जो कार है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1। ओके, और एक और दूसरा कार है, ये आपके फ्रेंड का कार है, आपका फ्रेंड आगे जा रहा है, आप पीछे जा रहे हो, और वो जा रहा है आगे कितने से, v2 से, v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो यू आर मूविंग विथ v1, योर फ्रेंड इज मूविंग विथ v2। यदि आपसे बोला जाए कि आप जब अपने फ्रेंड को देखोगे तो वो कितने से आगे जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो वो हो जाएगा, जैसे मान लो आपको बोला कि आपका वेलोसिटी है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड और आपके फ्रेंड का वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर मान लो ज़्यादा मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फ्रेंड का वेलोसिटी ज़्यादा है और आप ये पीछे वाले में हो, तो ऑब्वियसली आपका फ्रेंड ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो वो दूर जाएगा। तो कितने से दूर जा रहा है, आपके रेस्पेक्ट में, बाहर के रेस्पेक्ट में नहीं है, आप कार के अंदर बैठे हो तो आपका फ्रेंड आपके रेस्पेक्ट में कितने से जाएगा, वो जाएगा 100 माइनस 50 यानी 50 के रेस्पेक्ट में जाएगा। सो इट डिपेंड्स व्हाट इज द वैल्यू इन द डिफरेंट केस। तो यहाँ पे हो जाता है रिलेटिव मोशन, मतलब मोशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू। तो इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अब यदि इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखा जाए, सो लेट अस कंसीडर दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया अभी के लिए। तो ऑरिजिन आपका समवेयर यहाँ पे है, सो दिस इज आवर ऑरिजिन। तो यदि पोजीशन की बात किया जाए कि इनिशियल पोजीशन किसका कितना था, सो इनिशियल पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कार दिस इज xi, या फिर x1 मान लो आप, या फिर s1 मान लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट या पोजीशन ऑफ फर्स्ट कार। उसी तरह दूसरे कार का पोजीशन की यदि बात किया जाए, दूसरा कार का पोजीशन ये है s2। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में कितना है, 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में, तो 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में ये इतना दूर है, यानी 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा s2 माइनस ऑफ s1। सो इसी को बोलते हैं पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो इसको यदि थोड़ा सा लैंग्वेज के टर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और ये कितना निकल रहा है आपका s2 माइनस s1 अभी के लिए डायग्राम से। तो पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 को ऐसे लिखते हैं s21, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 दैट इज नथिंग बट s2 माइनस s1। अब अभी के लिए तो हमने x डायरेक्शन लिया था, बट जनरल केस में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम वेक्टर साइन देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन, दिस इज नॉन एज रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 दैट इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1, और इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहीं से मिलता है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी बन जाएगा, और ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1, यानी वेलोसिटी ऑफ 2 1 के रेस्पेक्ट में कितना है वो ये कहानी बताता है। और एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, दैट इज नथिंग बट a2 एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1। अब कई बार बुक में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे g लिखा रहता है, तो g का मतलब क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ जाना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी 1 में रह के दूसरे का एक्सेलरेशन देख रहे हैं। ओके और ये है एक्सेलरेशन ऑफ 2, बट कौन देख रहा है, इसको देख रहा है वो बंदे जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, और ये भी देख रहा है जो ग्राउंड पे खड़ा है, यानी ग्राउंड से जो हमको और आपको दिख रहा है, बट यदि कार के अंदर जाके देखेंगे तो ये दिखेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव पोजीशन, ये इस तरह से कहानी हम बेसिकली यहाँ पे एज्यूम करते हैं। अब यदि बात करें कि इन सभी में से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन कई बार आपको जो शॉर्ट ट्रिक याद रखने हैं वो रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से कहानी पूछा जाएगा। ओके तो कहानी में होगा क्या, कई बार क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाएगा, यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, तो हमेशा याद रखें वहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम वाली कहानी अप्लाई करना है, बट थोड़ा सा एनालिसिस आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी आप ये सारी कहानी को अच्छी तरह से अप्लाई कर पाओगे। ये तो हमने बेसिक थ्योरी बता दिया, बट एप्लीकेशन पार्ट तभी आएगा आपको जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल ये आपके लिए शायद मैजिक लगेगा, क्योंकि थ्योरी तो आप समझ गए बट एप्लीकेशन पार्ट केवल न्यूमेरिकल से ही आ सकता है। ओके सो आई एम एंडिंग ओवर हियर। आई होप इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थी वो आपका क्लियर हो गया होगा। हालांकि शॉर्ट वीडियो था तो थोड़ा सा इसलिए हमने फास्ट में गए, डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डिटेल वाला पूरा सेशन देख सकते हैं। ओके सो तब तक के लिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप इसको देख रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।